प्रकृति की बात है, समंदर, पहाड़, इसकी कविताओं में यूँ तो प्रेम, प्रकृति और मृत्यु तीनों ही हैं। अपनी इस काव्य यात्रा और इस पुस्तक के बारे में जो कहना चाहें कहें, और जितनी भी कविताएं आप पढ़ना चाहें पढ़ें, कोई नहीं जा सकता, दरवाजे बंद। सुनना बहुत आसान होता है और स्पेशली अपने बारे में या अपनी किताब के बारे में बोलना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगी कि आप सब लोग यहाँ जो पहुँचे हैं वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आपका यहाँ पहुँचना ये बताता है कि क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। मैं दिल से सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। और मेरी इस किताब को समझने में सहयोग करने के लिए, आप तक मेरी बात पहुंचाने के लिए आदरणीय कैलाश आहलूवालिया सर, पंकज मालवीय सर, प्रसून मैम, बलवंत तक्षक सर और विजय कपूर सर ने जो इस किताब का विमर्श किया है, मेरे विचार पर जो विमर्श किया है वो आप तक पहुंचा और कहीं ना कहीं आप तक वो बात पहुंची कि ये कविता क्यों लिखी गई, कैसे लिखी गई और इस कविता के जो भी तत्व सर ने बताए कि किसी कविता में क्या क्या ज़रूरी होता है। क्योंकि कवि तो लिखता है, बस वो लिख रहा है, वो कभी कभी हमारे दिमाग में हम उसको उस तरीके से नहीं देखते, उस नज़रिए से नहीं देखते कि क्या ये कविता सभी तत्वों में संपूर्ण है, उस कविता में सभी तत्व जो हैं वो बराबर हैं। क्योंकि कविता लिखते समय भाव प्रबल होता है और कभी कभी हमारी कविता छूट भी जाती है अधूरी, तो वो कभी पूरी नहीं होती क्योंकि वो भाव हमारे ज़हन से चला गया है, वो कविता अधूरी ही रह जाती है। तो कभी कभी कोई अधूरी कविता भी पूरी हो जाती है। मेरे ख्याल से कितनी अधूरी कविताएं हैं जो अपने आप में पूरी हैं, क्योंकि उसके बाद वो दोबारा शुरू नहीं हो पाई, शायद उनकी यात्रा वहीं तक थी। तो कभी उनको पूरा भी करना चाहा तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि वो भाव नहीं थे मेरे अंदर। आज जब मेरी पहली किताब रिलीज़ हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि कुछ समय पहले ही मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और मेरे घर से कोई भी नहीं था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी मम्मी यहाँ हैं, क्योंकि जो मेरी यात्रा है सबसे पहले मेरे परिवार से शुरू होती है, उसके बाद ससुराल तक गई है। तो जो उस यात्रा को मैं हूँ तो इसी वजह से हूँ कि माँ है आज, और अगर मेरी इस यात्रा में मेरी माँ या मेरा परिवार साथ नहीं होता तो मुझे खुशी नहीं होती, कहीं ना कहीं अधूरापन रहता है। तो आज मेरे अम्बाला से नहीं पहुँच पाए हैं और लेकिन मम्मी यहाँ हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे अपने लोग पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतनी दूर से आप सब लोग चल के आए हैं। मैं अपनी कविता की शुरुआत एक कविता से ही करना चाहती हूँ कि क्या दूर कर पाओगे उसकी काली अंधियारी रातों का सोनापन, कड़वे कसैले शब्दों की चुभन कम कर पाओगे, अकेले जूझती है भयानक नज़रों से, उसके मन के डर को जान पाओगे, उसके मन के डर को जान पाओगे। इंसाफ के लिए पिता के घर कभी ससुराल की दहलीज पर अपने निशान ढूंढती है, सवालों के जवाब मांगती है, कुछ बातों की सज़ा भी मांगती है। पाँवों में चुभे कांटे दर्द नहीं देते, मन की चुभन आत्मा में जा धंसती है। अंदर ही अंदर आखिर क्यों ऐसा हुआ सोचती है मगर चलती जाती है। सैकड़ों स्त्रियों के दर्द पालती है, जीवन मरण के रहस्य समझने की कोशिश में उलझती सुलझती अपनी चुप को सुनती है। क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देती उसका विश्वास, उसकी आस पर क्या तुम्हें विश्वास नहीं, क्या तुम्हें यकीन नहीं है तो क्यों नहीं है,
यही दुख, इसका दर्द सदियों से मन पर गहरा है। तो जो मेरी कविताओं में ये बात निकल के आती है कि उदासी का पुट ज़्यादा है और दुख ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल सच है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर आप ने के जो भी अनुभव होते हैं वो शायद आपके अपने नहीं होते। एक स्त्री के शायद उतने उसका अपना हिस्सा कुछ रहता है, लेकिन मैं एक स्त्री हूँ तो मैं अपनी दादी, नानी, बुआ, मासी, बेटी, माँ या अपने समाज की कोई हमारे पड़ोस में एक मजदूरन काम करती है, मैं उसको देखती हूँ, या काम वाली बाई आती है, मैं उसको देखती हूँ। जब मैं स्कूल में जॉब करती थी तो हमारे आपस में कई तरह के अनुभव शेयर होते थे। तो मेरे मन का दुख हर एक स्त्री के मन का दुख है। कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि हर घर में उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसे उतना सम्मान नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए, या उसकी बात को उस तरीके से नहीं समझा जाता जिसकी उसे उस वक्त ज़रूरत है, इमोशनली उसके साथ खड़े होना। और मेरा मानना है कि जब तक औरत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती या जॉब नहीं करती तब तक वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रहती ही है, क्योंकि वो अपने निर्णयों को पूरी तरह से नहीं आगे कर पाती, उसे साथ चाहिए होता है। और जब कभी उसे साथ नहीं मिलता तो फिर वो वहीं की वहीं रह जाती है, या फिर एक कदम वो पीछे भी कर लेती है। लेकिन कमज़ोर नहीं है। हाँ, औरत अब कमज़ोर नहीं है, औरत अब कमज़ोर नहीं है, उसे क्योंकि अब उसे साथ है। काफ़ी हद तक लोग अब साथ दे भी रहे हैं, परिवार साथ दे रहा है और समाज साथ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रही है। स्त्री का संघर्ष जो है वो दोहरा होता है। मेरे हिसाब से स्त्री का संघर्ष दोहरा होता है। घर परिवार और समाज उसके अपने दुख संघर्ष होते हैं जिन्हें केवल स्त्री होने पर ही समझा जा सकता है। स्त्री के मन को समझने के लिए मेरा मानना है कि स्त्री होना पड़ेगा। स्त्री का मन होना जरूरी है। स्त्री पुरुष होके हम कहते हैं कि हम तुम्हारे दुख समझते हैं या तुम्हारी समस्या को समझते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक फिर भी वो ना समझी ही रहती है। उनको स्त्री का मन बनाना पड़ेगा ना, स्त्री के मन से सोचना पड़ेगा। मन से सोचना पड़ेगा। एक तरफ बाहरी दुनिया होती है जिसे वो देखती है, भोगती है, मगर चुप रहती है, लेकिन वो चुप उसकी दिखाई देती है। किसी की कविताओं में आ जाती है, किसी की कहानियों में जाती है, कोई अभिनय करता है तो उसके माध्यम से निकालता है। तो ये हमारी चुप है, औरत की चुप है जो कहीं ना कहीं निकलती है। माध्यम से बाहर आ जाए। मैं एक स्त्री हूँ, मैंने स्त्रियों के दुखों को करीब से देखा है, समझे हैं। स्त्री सबको सुखी रखने का प्रयत्न तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबके सुख को देखती देखती अपने दुख में चली जाती है, क्योंकि उसके मन पर वो बहुत गहरे प्रभाव डालते हैं। क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन एक मेरे ख्याल से शायद हम सब स्त्रियों की आदत होती है कि हम परफेक्ट बनना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं परफेक्ट बनने का जो दुख है मुझे लगता है वो इम्परफेक्शन में सुख है। हमें परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने इतने अब तक के अनुभवों में मुझे ये लगता है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं परफेक्ट मदर बनना चाहती हूँ, मैं परफेक्ट वाइफ बनना चाहती हूँ, या मैं परफेक्ट मतलब हर चीज़ पे परफेक्ट होना चाहती हूँ, लेकिन इसी परफेक्टनेस को पाते पाते कहीं ना कहीं हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हमारे लिए फिर हम खुद को पीछे धकेल देते हैं कहीं ना कहीं, और हमें अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए आज के वक्त में, कहीं ना कहीं घर के साथ बाहर। और एक जो आजकल मैं कई जगह जब मैं गई हूँ तो स्त्रीवाद को लेके बातें होती हैं। जो मैंने देखा है वो एक स्त्रीवाद कई तरह का देखा है, एक यथार्थ में और एक सिर्फ कल्पना में। कल्पना में जब होता है तो वो स्त्रीवाद के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, विमर्श ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन क्या यथार्थ में स्त्रियों पर काम हो रहा है, उनकी आज़ादी पर काम हो रहा है, या उनके सुख को लेके, उनकी सफलता को लेके कितने काम धरातल पर किए जा रहे हैं। और एक झूठा स्त्रीवाद औरत का ही फैलाया हुआ है। मैं इस बात पर भी कहना चाहती हूँ कि कुछ झूठे स्त्रीवाद वो औरत के भी फैलाए होते हैं।
मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपने परिवार के कारण ही यहाँ खड़ी हूँ। आज मेरी दूसरी किताब आई है, वो कहीं ना कहीं मेरे परिवार का साथ है, मेरे हस्बैंड का साथ है, तो मैं यहाँ हूँ। तो मैं इस बात को नहीं कह सकती कि पुरुष साथ नहीं देता। तो औरतों को भी बात समझनी चाहिए कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक, उनके बिना जो है ये संसार अधूरा है। ना कंपटीशन नहीं है, कोलैबोरेशन है। गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि कॉम्बिनेशन, ये कोलैबोरेशन है। तो हम सबको एक तो झूठे स्त्रीवाद से बचना चाहिए। मैं एक्चुअली मैं ये बात इसलिए मैं स्त्रीवाद के ऊपर बात कहना चाह रही थी क्योंकि मेरी ये यात्रा जो है तकरीबन 8-9 साल से है। मैं पहले सोशलाइजिंग नहीं इतना बिलीव नहीं करती थी। जैसे अम्बाला थी तो मैं वहाँ पे भी करती रहती थी चीज़ें, या अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में भी बहुत काफ़ी लंबा अरसा मुझे लिखते हुए वैसे हो गया, लेकिन मैंने कभी किताब की तरफ नहीं देखा था। किताब की तरफ मैं अभी 5-6 सालों की तरफ बढ़ी हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो स्त्री को पीछे धकेलती हैं, और एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जैसे मैंने ये चीज़ भी देखी है, और समझा नहीं जाता, या उसको बाहर निकलती है, उसको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो लिखती है तो ये भी लिखा जाता है कि अपने अनुभव हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं। जैसे कि प्रेम में लिख रही है कोई स्त्री, तो बहुत सी चीज़ें उसके लिए भी बोली जाती हैं। तो मतलब अगर वो लिख रहे हैं, वो कवि के अपने अनुभव तो नहीं होते ना, वो समाज के अनुभव होते हैं। जैसे अब मेरे दुख हैं या मेरे सुख हैं, वो मेरी सभी स्त्रियों के मैं देखती हूँ अपने आसपास। तो एक तो ये कि मेरी आप सबसे गुजारिश है कि स्त्री कवि या स्त्री कलाकार कोई भी किसी भी रूप में होते हैं तो उनको प्रोत्साहन ज़रूर देना चाहिए, उनको सम्मान ज़रूर मिलना चाहिए जो उचित है। और कभी कभी हमें ये भी नहीं पता चलता कि छपा जाए तो कैसे छपा जाए और कहाँ से छपा जाए। उसके लिए भी मैं गुजारिश करूँगी, सभी यहाँ दिग्गज बैठे हैं, कैलाश वालिया सर, पंकज वालिया सर, बलंत तक्षक जी और विजय कपूर सर की, वो जैसे कि अभी बड़ी पोइट यहाँ पे हैं, आस्था ने या प्रीशा ने सुनाई है, या और भी नवोदित आती हैं, लेखिकाएँ आती हैं, तो उन्हें भी एक सही मार्गदर्शन की कहाँ पे कैसे वो छपें, किस तरीके से वो अपने लेखन में सुधार कर सकती हैं। क्या उनमें, जैसे कि प्रसून मैम ने किताब की जब बात की तो उसमें उन्होंने कितने अच्छे फैक्ट्स उठाए, एक स्त्री बन के उन्होंने बहुत सी चीज़ें, उन्होंने आलोचना का जो रूप है वो जैसे कि मैंने बदला हुआ देखा है काफ़ी वक्त से। आलोचना रचना की, कविता की या किताब से होते होते व्यक्तिगत रूप में चली जाती है। तो कहीं ना कहीं हम सब साहित्यकार अगर अपने आप को कहते हैं तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस उसमें जा रहे हैं, और स्त्री कवियों को स्पेशली आगे लाने की जो है वो कोशिशें होनी चाहिए। प्रसून मैम ने मुझे बोला था कि अपनी ये कविताएं सुनाना, तो मैं प्रसून मैम की कही हुई कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगी। प्रेम कविता। याद है मुझे प्यार में घुला मिला वो उजला सजे, मिले थे मैं और तुम, मिला था जिया था वक्त, खिली थी धूप, याद रहेगी सदा मुझे प्यार भरी मनोहार प्रिय, बिन पूछे बिन कहे कुछ साथ रहे मैं और तुम प्रिय। अच्छा वाक्य इसका टाइटल है, घर में रहती रही मगर घर ढूंढती रही। ये अब एक हर स्त्री की कहानी है कि घर में रहती रही मगर घर ढूंढती रही, हंसने बोलने में वो सच ढूंढती रही। आसपास इतने सर थे कि आदमियों का जंगल था, ऊपर नीचे दाएं बाएं फुसफुसाहट छींटा कशी। आंखों में भी ताने बोलते, कानों से घूमती फिरती थी आवाज़। चांद सितारे सोने लगते, चिल्लाहटें जगा देती। उफ कैसी तेज आवाज़ है।
पहाड़ों से भारी भरकम नश्तर सी नुकीली, पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुए, ज्ञान बघाती ऊंची इमारतों सी बातें। सवालों पे सवाल करते चेहरे, जवाब मांगने पर मंदिर मस्जिद से चुप खड़े हो जाते हैं। अब हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो वो बस चुप खड़े रहते हैं। हम अपने सवाल बोलते रहते हैं, हम अपने दुख बोलते रहते हैं, लेकिन वो चुप बस सुनते रहते हैं। सवालों पे सवाल करते चेहरे, जवाब मांगने पर मंदिर मस्जिद से चुप खड़े हो जाते हैं। चाय पीते अक्सर मन में किसी एक चेहरे का सच कहने का सोचती, मगर फिर वही दो जोड़ी आंखें बहलाने फुसलाने लगती। सब कहते, मैं सुनती रहती चुपचाप, भूलना चाहती रही, पर हवा के साथ आवाज़ें यहाँ से वहाँ से यहाँ दौड़ती। मैं वाकिफ़ हूँ अब घर की सच्चाई से, अनजान रास्ते की तलाश में हूँ, अपने पैरों के निशान मिटा देना चाहती हूँ कि वापस लौटने की तमाम कोशिशों पर विराम लगे। मतलब इस कविता में मैंने जब ये लिखी थी कविता, मुझे याद आया कि कभी कभी हम बहुत उकता जाते हैं झूठ देखते हुए अपने आसपास, मुखौटे पे मुखौटा, और छल बार बार आपको छला जाता है। तो जब हम आदमी का सच जान लेते हैं, जैसे कि अब जो मेरे मन की बात है, जैसे कि मुझे लगता है कि अब सच जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती हूँ। अब मैं सिर्फ उस रास्ते पर चलना चाहती हूँ क्योंकि अब मैं अपने आप भीतर बहुत बदलाव देखती हूँ पिछले कुछ सालों में। वो ये कि जब मैं घर में होती हूँ, सामने पक्षी आते हैं काफ़ी, जैसे ही वो चहचहाते हैं मैं बाहर निकलती हूँ। गिलहरी की हल्की से आवाज़ें मुझे भीतर से खींच लाती है, बहुत दूर से। ये छोटी छोटी चीज़ें जब मुझे खींचती हैं तो मुझे लगता है, तो मुझे सुख लगता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं आपको सब कुछ भुला देती हैं, आपको आकर्षित कर रही हैं, आपको बता रही हैं कि प्रकृति क्या है। बिल्कुल सही बात। मतलब इंसानों से, आदमी से दूर जब हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सुकून, वो शांति जिसकी हम तलाश में रहते हैं, वो इन सब में है, जो मेरा मन अब महसूस करता है। बिल्कुल सही बात। तो क्योंकि उनमें कोई झूठ नहीं होता। हमारी गली में 3 कुत्ते हैं। जब हम उस गली में गए तो कुत्तों से हमें बहुत डर लगता था लेकिन अब उनसे दोस्ती करनी थी, तो अब उनसे दोस्ती करने का यही था कि हमें ठहराव नहीं, मतलब मुझे जो है वो नहीं दिखाई देता, बहुत ठंडापन और महसूस होने लग गया है। शायद इन सबसे मेरा मन जो है वो उचाट हो रहा है, तो मैं प्रकृति की तरफ बढ़ रही हूँ और मेरी कविताओं में ये चीज़ें आ रही हैं। हाँ, मैं बहुत विचलित होती हूँ। मेरे साथ ही घर बन रहा है, तो वहाँ पे एक जो मजदूर स्त्री काम करती है, मैं उसको देखती हूँ, मैं बहुत विचलित होती हूँ, क्योंकि वो दिन भर काम करती है, तब भी उसका पति रात को शराब पी के उसे मारता या गाली गलौज करता है। 1-2 बार मेरी बहस भी हुई उससे। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं, अब काम वाली बारी आती है तो मुझे बोलती है, मैं कहा तू इतना काम करती है, फिर भी तेरे पास वो चीज़ सुख नहीं, जैसे कोई कपड़ा अच्छा या कोई ऐसी चीज़। वो कहती है हमने घर चलाना है, मेरा पति कितना कमाता है, जो कमाता है वो उड़ा देगा, वो भी शराब में। ये भी बड़ा बहुत ही सामाजिक जो है विडम्बना है ये, कि वो लोग अपने सुख को देखते हैं। अगर परिवार बनाया है तो हमें परिवार की पालन पोषण की तरफ ही उतना ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह से अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें हर एक स्त्री की मुझे बुलाती हैं, उनका दुख समझने में। फिर वो दुख है वो मेरी कविताओं में उतरता है। ऐसे ही होता है, जो दिखता है वो हमारी कविताओं में आता है। क्योंकि एक स्त्री अगर एक स्त्री का दुख नहीं समझेगी, तो अब मेरी माता जी की, हमारी परवरिश में मेरी माता का 70% रोल था, तो बहुत अधिक रोल मेरी माँ ने ही निभाया हमें यहाँ तक पहुँचाने में। पूरी तरह से सुखी नहीं हूँ अभी, पूरी तरह से सुखी नहीं हूँ अभी, मथुरा में भी अभी यमुना शेष है जैसे।
मथुरा में भी यमुना शेष है जैसे, सूख चुके पेड़ पर कहीं कहीं छोटी सी ही सही कच्ची कोंपल उगाती है जैसे। रेगिस्तान में उगे कैक्टस में खिले चटक लाल रंग के फूल हो जैसे। रेगिस्तान में वैसे तो फूल कम ही खिलते हैं, लेकिन फिर भी देख ही जाते हैं। रेगिस्तान में उगे कैक्टस में के खिले चटक लाल रंग के फूल जैसे, शबरी के झूठे फल के स्वाद में प्रेम मीठा है जैसे। शबरी के झूठे फल के स्वाद में प्रेम मीठा है जैसे। गांव में बहती बेनाम बरसाती नदी, नहाते शोरगुल करते हंसते बच्चों के हंसी के जैसे। अभी जिंदा हूँ मैं, मुझे जीवित रखा प्रेम ने, मुझे जीवित रखा प्रेम ने, जिन्हें मैंने प्रेम किया। सबसे सुंदर है प्रेम, सबसे सुंदर है प्रेम। प्रेम में मिले दुख पंछियों की तरह लौटकर वापस आते रहते हैं। बहुत अच्छे। प्रेम में मिले दुख पंछियों की तरह लौट कर वापस आते रहते हैं। पतझड़ में भी फूल खिलाने, पतझड़ में भी फूल खिलाने। तो प्रेम सुख है, तो प्रेम का इंतज़ार थोड़ा थोड़ा दुख भी देता है, लेकिन मीठा भी। कौन से? अब मैं कहाँ रहती हूँ, मैंने अपनी उसमें बोला है कि मैं अब कविताओं में ही मिलती हूँ, और ये बिल्कुल सच है। बहुत सी चीज़ें देखते समझते हुए जब मन बहुत व्याकुल हो जाता है, तब मैं तब मुझे, जब तक मैं उस चीज़ अपनी व्याकुलता को, अपनी बेचैनी को कविताओं में उतार नहीं लूँगी, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो कविता और मैं, कभी कोई ठूंठ सी, कभी हरे भरे लदे वृक्ष सी, कभी भीतर को घुटी किसी चीख सी, तो कभी किसी बच्चे की खनकती हंसी सी, कभी जिंदगी सी, तो कभी मुक्ति मोक्ष में उलझे किसी योगी सी, भीतर बांसुरी की सुरीली तान सी, कभी शिव के कमंडल में गंगा सी, निरंतर बिना रुके बहती रहती है मेरे भीतर। सब अभिनय मुखौटे त्याग, प्रश्नों के जवाब तलाशने, कभी दुनिया समझने, कभी खुद को समझने समझाने, मन की धरती की नमी में पैर धंसा पाताल नापने, तो शब्दों की सीढ़ी बना आकाश के पार, तो शब्दों की सीढ़ी बना आकाश के पार। कविता मेरी देह में मन बनकर रहती है, कविता मेरी देह में मन बनकर रहती है। तो कविता क्या है मेरे लिए, कुछ ये चीज़ है कि मैं एक तो कविताएं और सुनाना चाहूँगी। मेरी सभी प्रिय कविताएं जो हैं वो सभी ने उनका विमर्श किया, उनका विश्लेषण किया। तो बहुत ज़्यादा कविताएं अब मैं नहीं सुनाऊंगी, उनकी मेरी सभी प्रिय कविताएं इनके विचार और विमर्श में आई हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिन जिन भी कविताओं की बात की है वो मेरी प्रिय कविताएं रही हैं। चुप चुप गुम गुम ओढ़ के अंधेरा मनों का सो जाते हैं पहाड़, फैला देते मगर उजाला अपनी मौन तपस्या का, ऋषि के कमंडल से उछलता गंगा जल करता रहता सब हरा भरा। घाटी में उगाते हैं चीड़ चिनार के पेड़, फिसल जाता है अनजाने ही मनुष्य का अहंकार, फिसल जाता है अनजाने ही मनुष्य का अहंकार। सुनो शब्द शब्द मुझे, सुनो शब्द शब्द मुझे, मिलो मेरे मौन में मुझे, शब्दों से परे मिलने बिछड़ने की हर बात से परे। खड़ा हूँ सदियों से, खड़ा रहूँगा सदियों तक, सुनता तुम्हें अपनी जगह पर खड़ा, अडिग सहेजता स्मृतियाँ। पीछे छूट गई हर बात, हर याद को बताता चिपकाए रखता, कि कभी आए कोई दीवाना मुझे सुनने, कि कभी आए कोई दीवाना मुझे सुनने की हसरत लिए, तो झूम कर कहूँ कि उगाया है मेरे भीतर एक और पहाड़, कि उगाया है मेरे भीतर एक और पहाड़।
जैसे कि मुझे अच्छा लगता है जब आस्था आगे बढ़ रही है और लिख रही है, इसकी भी शौक़ है, तो पहाड़ की भी तो तमन्ना होती है ना कि कोई उसे सुने और उसे समझे और आगे बढ़े, उसके फैलाव को और आगे लेके जाए। तो उग आया मेरे भीतर एक और पहाड़, कहीं ना कहीं उसकी भी इच्छा रहती है। अभी आदरणीय कैलाश सर अपना वक्तव्य देंगे और मेरे पास इससे अधिक मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, 3, 4, 5 पेज मेरे भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं जो मैंने नहीं बोला, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं क्योंकि आप सब ने जो बोला वो मेरे बोलने से कहीं ज़्यादा कीमती है, अनमोल है और ज़रूरी है। मुझे आज सिर्फ आपको सुनना है, जो मैंने बोला वो मेरी कविताएं बोल रही हैं, मेरी किताब बोल रही है, तो आप सब ने उसे सुना और समझा। आप सब लोग यहाँ आए मेरी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माइक विजय सर को सौंपती हूँ। मेरे ये वक्तव्य मैं अपने आप में इसको अधूरा ही कह रही हूँ, लेकिन अधूरा ही सही क्योंकि ये यात्रा अभी बाकी है। एक रिक्वेस्ट है हाँ जी, पेज नंबर 40 पे आपकी कविता है उलझन सुलझे, अच्छा। वो जरूर पढ़ें, मुझे 40 बताइए पे जी। जी। उलझन सुलझे, धन्यवाद। तो भी उलझा उलझा सा है, कुछ मैं भी उलझी उलझी हूँ। तो भी उलझा उलझा सा है, कुछ मैं भी उलझी उलझी हूँ। इस उलझन में दोनों चुप हैं। तेरे भी कुछ अपने गम हैं, मेरे भी कुछ अपने दुख हैं। तेरे भी कुछ अपने गम हैं, मेरे भी कुछ अपने दुख हैं। गुमसुम दोनों चुप हैं। तू मेरे कांधे पर सर रख ले, तू मेरे कांधे पर सर रख ले, मैं तेरे कांधे लग रूं। जब कुछ हल्के हों हम दोनों, तू भी हंस दे मैं भी हंस दूं। जब कुछ हल्के हों हम दोनों, तू भी हंस दे मैं भी हंस दूं। फूल खिले जैसे गुलशन में, तू भी महके मैं भी महकूं। कभी किसी झील किनारे बैठें, हल्की हल्की उठती लहरें देखें। गुम इन लहरों की सुंदरता में, तू भी भीगे और मैं भी भीगूं। कुछ तेरी उलझन सुलझे तो कुछ मेरे भी दुख कम हो जाए। कुछ तेरी उलझन सुलझे, कुछ मेरे भी दुख कम हो जाए। कुछ देर अकेले बैठे, ना तू कुछ बोले और ना मैं कुछ बोलूं, ना तू कुछ बोले। धन्यवाद श्रीकांत जी, आपने किताब पढ़ी और आपको ये कविता पसंद आई। अब ये मेरे लिए आप पाठक के तौर पे मुझे बताया तो ये मेरे लिए एक इनाम हुआ कि मुझे लगा कि कुछ ठीक है और इससे बेहतर किया जाना बाकी है। ज़्यादा नहीं